बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वास्कुलर डिसऑर्डर। वास्कुलर डिसऑर्डर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एंजियोग्राफी होती है, बाकी डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड भी करा सकती है इन केस टू सी वेन्स। आर्टरीज को देखने के लिए आर्ट्रियोग्राफी होती है, वेन्स को देखने के लिए मेनली डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है स्पेसिफिकली स्टेबल पेशेंट के अंदर। जो वास्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, आर्टीरियल डिसऑर्डर होते हैं, ओके, आर्टीरियल डिसऑर्डर के अंदर एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया आ जाएगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम आ जाएगा। वीनस के अंदर वारिकोस वेन है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है हमारी, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होती है। ओके, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड और ट्रीटमेंट क्या होता है, एंडोथर्मल एब्लेशन होती है। डीवीटी पढ़ना है जिसके लिए 1 सेकंड डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड आएगा और ट्रीटमेंट क्या आएगा उसका, ट्रीटमेंट लो मॉलिक्यूलर रेट हेपेरिन आएगा। लिम्फेटिक डिसऑर्डर के लिए लिम्फेडीमा जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, आइसोटोप लिम्फेंजियोसिंटोग्राफी होती है। फिलारियासिस पढ़ना है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है माइक्रोफिलेरिया को देखना। ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है स्पुटम कल्चर। ठीक है, हर एक का मैंने बता दिया। स्टार्ट करते हैं आर्टीरियल डिसऑर्डर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात रट्टा मार लेना, आर्टीरियल हैमरेज और वीनस हैमरेज इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जो आर्टीरियल हैमरेज होता है वो ब्राइट रेड होता है, वीनस हैमरेज डार्क होता है। ओके, जो फीमोरल आर्टरी की पल्स होती है वो मिड इंग्वानल पॉइंट पे ली जाती होती है। आर्टीरियल डिसऑर्डर में पहला है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया के अंदर टिपिकल फीचर आता है वो है आर्टीरियल इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के अंदर कोई बंदा चलेगा, पहले स्टेप पे पेन नहीं होगा, लेकिन जब वो काफ़ी सारे स्टेप चलेगा या 1 किलोमीटर तक चलेगा तो उसको क्रैम्प लाइक पेन होगा, जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में पेन वॉकिंग पे होता है और रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है, स्पेसिफिकली 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। अगर रेस्ट लेने से ठीक नहीं होता तो डैट मीन्स वो कौन सा इस्कीमिया हो गया, क्रिटिकल इस्कीमिया हो गया। ओके, तो क्रिटिकल इस्कीमिया कब लेबल करते हैं, जब हो जाए रेस्ट पेन हो, अल्सर हो और गैंग्रीन हो, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल इस्कीमिया। रेस्ट पेन लाइंग पे ज़्यादा एग्जैकरबेट हो जाता है, रात को काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अल्सर और गैंग्रीन भी होता है। क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया में आर्टीरियल पल्सेशन ना होने के बराबर होती है, आर्टीरियल ब्रूई देखने को मिलती है, कैपिलरी रीफिलिंग काफ़ी कम होती है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। स्मोकर है, स्मोकर के अंदर थीरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाइपरटेंशन है, थीरोस्क्लेरोसिस है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, दैट मीन्स क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया है, क्रॉनिक लोअर लिम्ब इस्कीमिया है, कंटिन्यूस पेन है, रात को सीवियर हो जाता है। ओके, तो ये कौन पहले इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन थी लेकिन अब उसको कंटिन्यूस पेन हो रहा है, कंटिन्यूस पेन जो कि रात को सीवियर हो जाता है, तो ये क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया को इंडिकेट कर रहा है। जो पेन होता है क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया का वो 2 ही चीज़ों से ठीक हो जाता है। नंबर 1, आपने फुट को हैंग करना है आउट ऑफ द बेड। नंबर 2, चेयर पे सोना शुरू कर दो, तो इन 2 चीज़ों से ठीक हो जाएगा। अभी इसकी जो एक क्लिनिकल पैरामीटर होता है लिम्ब इस्कीमिया के लिए, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया के लिए या क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया के लिए, वो होता है एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, जैसे प्लेक्सिस इंडेक्स लिखा हुआ है, ABPI होता है। ओके, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। ओके, अब इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर आप सिस्टोलिक प्रेशर को लेते हैं, अपर लिम्ब में लेते हैं, लोअर लिम्ब में लेते हैं, फिर लोअर लिम्ब का ऊपर रखते हैं और अपर लिम्ब का नीचे रखते हैं, यानी सिस्टोलिक रेशियो होता है सिस्टोलिक प्रेशर एंकल का और सिस्टोलिक प्रेशर आर्म का। ओके, ठीक है। ओके, यानी जो डोर्सालिस पीडस या पोस्टीरियर टिबियल या पेरोनियल आर्टरी है वो न्यूमरेटर में आएगी, जबकि जो हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर होता है ब्रेकियल का वो डिनोमिनेटर में आता है। इसका फार्मूला है सिस्टोलिक प्रेशर इसका एंकल का, सिस्टोलिक प्रेशर आर्म का। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। ओके, नॉर्मल वेसल में 1 से लेकर 1.2 तक होता है। ओके, नॉर्मल वेसल के अंदर अगर 1.2 से ज़्यादा का हो, डेट मीन्स कि जो आर्टरीज है वो नॉन कंप्रेसिबल है, सीवियर कैल्सिफाइड है। और ये कैल्सिफाइड 3 कंडीशन में होती है, डायबिटीज़ में, एंड स्टेज रीनल डिजीज में और ओल्ड एज में। 1.2 से ज़्यादा का मतलब नॉन कंप्रेसिबल कैल्सिफाइड है। 1 से लेकर 1.2 ये होती है नॉर्मल वेसल होती है। 0.5 से लेकर 0.9 ओके, ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में देखने को मिलता है 0.5 से 0.9, और 0.1 से लेकर 0.4 यानी 0.5 से कम है तो ये क्या होता है, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया होता है। रेस्ट पेन, अल्सर या गैंग्रीन आपको देखने को मिलता होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, पहले तो कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशन होती है लाइक CBC, LFT, RFT, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, क्लॉटिंग स्टडी, लिपिड प्रोफाइल ग्लूकोज। ये क्यों कराते हैं क्लॉटिंग प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल ग्लूकोज, थीरोस्क्लेरोसिस को देखने के लिए। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ECG और इकोकार्डियोग्राफी है। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ओके, डॉपलर अल्ट्रासाउंड डुप्लेक्स स्कैनिंग करा लोगे। ओके, और स्पेसिफिक जो होती है आर्टरीज के लिए वो डिजिटल सबट्रैक्शन परक्यूटेनियस एंजियोग्राफी होती है, बाकी CT एंजियोग्राफी भी करा सकते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, कुछ तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, लाइक जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया, इसको कंट्रोल करना होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ओके, अब इस्कीमिया थीरोस्क्लेरोसिस की वजह से है तो आपने एंटी प्लेटलेट ड्रग इस्तेमाल करनी है, उसमें एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल है। डायबिटीज है तो उसकी एंटी डायबिटिक ड्रग होती है। हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव है। बीटा ब्लॉकर नहीं देनी क्योंकि बीटा रिसेप्टर नॉर्मली वेसोडाइलेशन कराते हैं, बीटा ब्लॉकर दे दिया तो वो वेसोस्पाज्म हो जाएगा। ओपिएट एनाल्जेसिक देंगे पेन किलर के तौर पर, और एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स देंगे। ओके, इसके बाद एंडोस्कोपिक थेरेपी है। ओके, एंडोस्कोपिक थेरेपी में क्या होती है, ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी होती है, एक एंजियोप्लास्टिक हार्ट की होती है, एक एंजियोप्लास्टी
पेरिफेरल आर्टरीज का देखें, ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, स्टेंट डालेंगे शॉर्ट सेगमेंट के अंदर। सर्जरी के अंदर क्या होगा, एंड आर्टरेक्टमी करेंगे, बाईपास ऑपरेशन करेंगे। बाईपास ऑपरेशन करते होती है कि ओके, अगर सुपरफिशियल और प्रोफंडा, प्रोफंडा डीप को बोलते हैं, सुपरफिशियल और डीप फीमोरल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी लॉन्ग सेगमेंट का डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर शॉर्ट सेगमेंट का डिजीज है ओके, तो आपने क्या करनी है, ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डालना है, जिस तरह आप एमआई में करते हो। लेकिन अगर लॉन्ग सेगमेंट किया है तो आपने बाईपास करना होता है। बाईपास डिफरेंट तरह का है, अभी आपने इसको समझना है। फीमोरल आर्टरी खत्म होती है पॉपुलेटल आर्टरी में ओके, और पॉपुलेटल फीमोरल आर्टरी कहाँ से आती है, इलियक आर्टरी से, और इलियक आर्टरी निकलती है एयोर्टा से। तो एयोर्टो बाई फीमोरल बाईपास हो सकता है, ठीक है, या फिर इलियो फीमोरल बाईपास हो सकता है ओके, ठीक है, इलियक आर्टरी वाला, या फिर फीमोरा पोप्लिटियल बाईपास है ओके, और लास्ट में क्या प्रोफंडोप्लास्टी वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लिखी हुई है, रट्टा द्वारा बता देता हूँ। जो एब्डोमिनल एयोर्टा होता है तो कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड होता है, और कॉमन इलियक आर्टरी ओके एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी में खत्म हो जाती है, और वहाँ से निकलती है फीमोरल आर्टरी का, फीमोरल आर्टरी खत्म होती है पॉपुलेटल आर्टरी में। तो ऑब्स्ट्रक्शन आयोटो आइलिक हो सकती है, आइलिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या फीमोरो पॉपुलेटल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब इनको कैसे पहचानना है, सबसे पहला पॉइंट है क्लॉटिकेशन। क्लॉटिकेशन क्या होता है, वॉक करने पे पेन होता है और रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है। तो अगर आयोटो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन है तो पूरा का पूरा आपका लोअर लिम इन्वॉल्व होगा, बटक्स में, थाई में और काफ में, इन सब में क्या होगी, क्लॉटिकेशन होगी। इसके अलावा जो फीमोरल और डिस्टल पल्सेस है लोअर लिम की, सारे के सारी दोनों लिम्स में एब्सेंट होगी। तीसरा पॉइंट, पहला क्लॉटिकेशन है, दूसरा पल्स देखना, तीसरा ब्रूई। ब्रूई आपको एयोर्टिक इलियक रीजन में सुनाई देगी, और इसमें एक सिंड्रोम भी आएगा जिसमें इंपॉर्टेंस होती है, जिसको बोलते हैं लैरेज सिंड्रोम। लैरेज सिंड्रोम एयोर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, इसका ट्राइएड है CIA। क्लॉटिकेशन इंपॉर्टेंस होती है, और एब्सेंस ऑफ फीमोरल पल्सेस, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये एयोर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर इलियक ऑब्स्ट्रक्शन है, इलियक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा ओके, तो एक साइड की जो इलियक है ना, यानी आपको यूनिलैटरल देखने को मिलेगा, एक साइड की ना, तो एक साइड की थाई और काफ इन्वॉल्व होगी या बटक इन्वॉल्व होगी। वही आपको इलियक रीजन में देखने को मिलेगा, वहाँ पर ऑटो इलियक था, और एक साइड पे पल्सेस एब्सेंट होगी। अगर फीमोरो पॉपुलेटियल है तो जो क्लॉटिकेशन होगी वो सिर्फ काफ में होगी, और पल्स सिर्फ और सिर्फ ओके, फीमोरल पल्स तो ठीक होगी, लेकिन सेम साइड पर यूनिलैटरल डिस्टल पल्सेस खराब होगी। डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर फीमोरल और पॉपुलेटल पल्स पाल्पेबल होगी, लेकिन जो एंकल की पल्स है वो एब्सेंट होगी, और क्लॉटिकेशन आपको काफ में और फुट में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ओके, ठीक है। अब इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन क्या होता है, इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन ये होता है कि क्रैम्प लाइक पेन होता है काफ मसल्स के अंदर आफ्टर वॉकिंग ऑफ फ्यू स्टेप्स ड्यू टू क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, और रिलीव होता है ऑन रेस्ट, ठीक हो गया। तो ये होगा इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन है ओके। अब क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया के क्या साइन और सिम्टम होते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। पहला तो आपको क्लॉटिकेशन देखने को मिलती है, डेबिलिटेटिंग क्रैम्प लाइक पेन होता है। नंबर 2, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है, रेस्ट पेन, अल्सर, गैंग्रीन हो सकता है, आर्टीरियल पल्सेशन खत्म हो जाएगी, ब्रूई देखने को मिलेगी, और कैपिलरी रिफिलिंग टाइम कम हो जाएगा ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा ओके। क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया वही होगा। ये बल्जर डिजीज है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ओके। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया ऑलमोस्ट ये हो जाएगा ओके। अच्छा, इस सिनेरियो में देखो, फीमोरल आर्टरी की पल्स पाल्पेबल है लेकिन डिस्टल पल्स नहीं मिल रही, दैट मींस फीमोरा पॉपुलेटियल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पेसिफिकली सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसमें आप क्या करते हैं, बाईपास ऑपरेशन अयोर्टो बाईफीमोरल इलियोफीमोरल प्रोफंडोप्लास्टी और फीमोरा पॉपुलेटियल बाईपास ऑपरेशन आ जाएगा ओके। फिर इसके बाद एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर इम्बोलस की वजह से देखने को मिलता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की एक्सरसाइज की वजह से देखने को मिलता होता है। चलो पहले हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, दोबारा यहाँ से पढ़ लेते हैं। अयोर्टो इलिक ऑब्स्ट्रक्शन और फीमोरा पॉपुलेटियल ऑब्स्ट्रक्शन है ओके, ठीक हो गया। जो एयोर्टो इलिक है, इसमें जो क्लॉटिकेशन होती है बायलैटरल होती है ओके, और जो क्लॉटिकेशन होती है ग्लूटियस, थाई और काफ, इन सब में आपको देखने को मिलती है, लेकिन बायलैटरल देखने को मिलती है। मैनेजमेंट क्या होगा एयोर्टो इलिक के अंदर, एयोर्टो बाईफीमोरल बाईपास, इसमें डेक्रोन ग्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। इलिक ओक्लियन के अंदर यूनिलैटरल होगा, ग्लूटियस में आपको नहीं देखने को मिलेगी, बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। इसमें एयोर्टो फीमोरल बाईपास करते होते हैं ओके, एयोर्टो फीमोरल या इलियोफीमोरल कह लो, बल्कि डेक्रोन ग्राफ्ट है। लास्ट में फीमोरो पॉपुलेटियल ओक्लियन है, इसमें इलियो पॉपुलेटियल या फीमोरो पॉपुलेटियल ग्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। कौन सा ग्राफ्ट लेते हैं, आउटोलोगस रिवर्स ग्रेट सैफनेस वेन का लेते होते हैं ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद बल्जर डिजीज और थ्रोम्बोनजाइटिस ओब्लिटरन। अच्छा, बल्जर डिजीज का दूसरा नाम ही थ्रोम्बोनजाइटिस ओब्लिटरन होता है। एक बल्जर डिजीज होती है जो आईजी नेफ्रोपैथी होती है, वो हमने गुर्दे में पढ़ना है। बल्जर डिजीज इसको थ्रोम्बोनजाइटिस ओब्लिटरन कहते हैं, दूसरा थीरोस्क्लेरोसिस। इनका क्या डिफरेंस होता है, बल्जर डिजीज की हिस्ट्री होती है कि 40 साल से नीचे की होती है, थीरोस्क्लेरोसिस 50 साल से ऊपर की हिस्ट्री आती है। जो बल्जर डिजीज स्मोकिंग की वजह से होता है, थीरोस्क्लेरोसिस ओबेसिटी या
हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। ओके, बल्जर डिजीज में चारों लिम्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मेनली लोअर लिम्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है एज कम्पेयर टू अपर लिम्ब। बल्जर डिजीज स्मॉल टू मीडियम वेसल्स को इन्वॉल्व करती है, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस लार्ज टू मीडियम वेसल्स को इन्वॉल्व करती है, आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है। बल्जर डिजीज के अंदर आपको स्किप लेजन देखने को मिलती है, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर कंटिन्यूस लेजन होती है। बल्जर डिजीज में जो लेजन होती है वो आर्टरी, वेन और नर्व तीनों को इन्वॉल्व करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस सिर्फ आर्टरी को इन्वॉल्व करती है। बल्जर डिजीज डिस्टल टू प्रोक्सिमल जाती है, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोक्सिमल टू डिस्टल जाती होती है। ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया। बल्जर डिजीज स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज को अफेक्ट करती होती है, खासतौर पर डिजिट्स की आर्टरीज को अफेक्ट करती होती है। ओके, बल्जर डिजीज का दूसरा नाम है थ्रोम्बोनजाइटिस ऑब्लिटरेंस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? एंजियोग्राफी होती है, जिसमें फीमोरल आर्टरी की आपको कोरिगेशन देखने को मिलेगी। स्मॉल टेपरिंग सेगमेंटल लेजन होगी, किसके अंदर? डिस्टल वेसल्स के अंदर होती है। ओके, कॉर्क स्क्रू पैटर्न देखने को मिलता है। कॉर्क स्क्रू इसोफेगस डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में होता है। ओके, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट है लंबर सिम्पैथेक्टमी होती है। लंबर सिम्पैथेक्टमी में L3, L4, L5 उड़ा देते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। ओके, और सेम साइड को प्रिजर्व रखते होते हैं। ओके, सही है, ये भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। ओके, और अगर बायलैटरल L1 को निकाल दे तो उसकी वजह से इंपॉर्टेंस हो जाएगा। वैसे इसका ट्रीटमेंट जेंथिनोल निकोटिनेट है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जेंथिनोल निकोटिनेट है, और सर्जरी के अंदर लंबर सिम्पैथेक्टमी है। L3, L4, L5 को उड़ा देते हैं। अब सिम्पैथेक्टमी 3 तरह की हो सकती है, थोरैसिक, लंबर और सर्वाइकल। जो सर्वाइकल वाली होती है वो एक्रोसाइनोसिस के अंदर करती है। थोरैसिक वाली ये करते हैं पाल्मर हाइपर हाइड्रोसिस के अंदर, पसीना ज़्यादा आता है। और लंबर वाली बल्जर डिजीज में करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक्यूट लोअर लिम्ब इस्कीमिया। अब नाम से लग रहा है कि एक्यूट प्रेजेंटेशन है, डेट मीन्स पेशेंट में एमआई एट्रियल फिब्रिलेशन के कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, और सीवियर पेन होगा लिम्स के अंदर, और 5 पी आएगी। वैसे 6ठा पी भी आता होता है। ओके, तो 5 पी क्या होते हैं? पेन तो होगा, पेन, पैरालिसिस, पैलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीजिया, पोइकिलोथर्मिया। तो क्या क्या दोबारा बता दूं? पेन, पैरालिसिस, पैलर, पल्सनेस, पैरास्थीजिया, पोइकिलोथर्मिया। अब एक्यूट आर्टियल इस्कीमिया, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के क्या काजेस होते हैं? एमआई, थ्रोम्बोलिज्म और एट्रियल फिब्रिलेशन है, और ये मोस्टली इम्बोलस की वजह से होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हार्ट इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, टर्बुलेंस होती है, और क्लॉट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, तो अब इसमें आपने एम्बोलेक्टमी करनी होती है। उसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपने लोकल एनेस्थीसिया देना होता है, आपने आर्टरी को एक्सपोज करना है, स्पेसिफिकली फीमोरल आर्टरी को करना है। ओके, एक्सपोज करना है। ओके, एक्सपोज आर्टरी करना है, जो कि इसमें क्लॉट बल्जिंग विद क्लॉट है, और सिलास्टिक वेसल लूप में हेल्ड करना है। ओके, पहले आपने एक्सपोज किया आर्टरी को, फिर आपने ट्रांसवर्स इंसिजन दिया, क्लॉट को निकाला बाय फोगार्टी बैलून कैथीटर, जिसको बोलते हैं एम्बोलेक्टमी कैथीटर भी कहते हैं, फोगार्टी बैलून कैथीटर। ओके, ठीक है, क्लॉट का निकाल दिया, फिर आपने कैथीटर को इंट्रोड्यूस किया बैलून टिप से प्रॉक्सिमली और डिस्टली, यहाँ तक कि वो क्लॉट की लिमिट को उसने पास कर लिया है। फिर आपने बैलून को इन्फ्लेट करना होता है, और आपने कैथीटर को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना होता है। यानी पहले आपने क्लॉट को निकाला, कैथीटर को अंदर की तरफ डाल दिया, और इसको फुलाना शुरू कर दिया। फिर प्रोसीजर को आपने रिपीट किया यहाँ तक कि ब्लीडिंग हो जाएगा। ब्लीडिंग होगी तो आपने एंजियोग्राम कराना है, ये चेक करने के लिए कि फ्लो स्टैब्लिश हो गया है, और फिर आपने पोस्ट ऑपरेटिव हेपरिन थेरेपी देनी है, और हेपरिन की और वारफेरिन की थेरेपी देनी है। तो पहले एनेस्थीसिया दिया, आर्टरी को एक्सपोज किया, ट्रांसवर्स इंसिजन दिया, फोगार्टी कैथीटर से क्लॉट को निकाला, फिर आपने क्या किया? कैथीटर को इंसर्ट किया। ओके, इसके बाद आपने इन्फ्लेट किया कैथीटर को, प्रोसीजर को रिपीट किया, एंजियोग्राम किया, और लास्ट में आपने हेपरिन वारफेरिन की थेरेपी किया। एट्रियल फिब्रिलेशन के 3 कॉजेज होते हैं, निमोनिक है, एमआईटी, माइट्रल स्टेनोसिस, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, और थायरोटॉक्सिकोसिस है। ओके, अब जो आर्टीरियल इम्बोलस है उनकी क्या क्लिनिकल इफेक्ट हो सकती है, उनकी एग्जांपल बतानी है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेन में अगर इम्बोलस मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में है तो मेजर स्ट्रोक हो सकता है, या ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक हो सकते हैं। अगर रेटिना के अंदर है तो एमायूरेसिस फ्यूगस हो सकता है, या परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर मेजेंटेरिक वेसल में है तो एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया हो सकता है, गैंग्रीन और परफोरेशन वगैरह हो सकती है। ओके, इस क्वेश्चन में आ जाओ, कार्डिक एरिथमिया को ठीक किया लेकिन सीवियर पेन हो रहा है, और पेल है, नंबनेस है, पल्सलेस भी हुई है। ओके, तो ये क्या है? ये एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, एक्यूट आर्टीरियल लोकलियन है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लेके, और यहाँ पे बायलैटरल एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स ले लेते हैं। 1.2 से ज़्यादा हो तो नॉन कंप्रेसिबल। ओके, 0.5 से 0.9 तो इंटरमीडिएट क्लॉटिकेशन के अंदर होता है। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया क्या होता है? 0.1 से 0.4 तक आपको देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले आपने पेन को रिलीव करना होता है, और आपने 500 यूनिट देने हैं, 5000 यूनिट देने हैं हेपरिन के देने हैं आईवी। जो सर्जरी होगी एम्बोलेक्टमी है, एंडोवास्कुलर थेरेपी है, और इसके अलावा एसोसिएटेड हार्ट कंडीशन को ठीक करना है, एमआई और एट्रियल फिब्रिलेशन में। ओके, इमीडिएट ट्रीटमेंट में पेन को ठीक कर लिया, और आपने हेपरिन दे दिया आईवी। ओके, डेफिनेटली में एम्बोलेक्टमी जिसके स्टेप्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंडोवास्कुलर सर्जरी के अंदर ब्यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस इस्तेमाल कर सकते हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है, या एक्सेलरेटेड थ्रोम्बोलाइसिस है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके,
इसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया की वजह से होता है, लेकिन इसमें सीवियर पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। जब भी ये वर्ड आ जाए सीवियर पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो दो ही फाइंडिंग है, तो एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम और दूसरा एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया। तो यहाँ पे एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, मसल काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगी, ओके, और पेन होगा ऑन द पैसिव मूवमेंट ऑफ लिम्ब, ओके, ठीक है। और ये मोस्टली इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को इन्वॉल्व करती है। तो सबसे पहले देखो, राइट लेग में इंजरी हुई है ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, सीवियर पेन हो रहा है राइट काफ में, वो रोना शुरू हो गया है, मसल टाइट हुए पड़े हैं, ओके, वो पेन हो रहा है ऑन पैसिव मूवमेंट ऑफ लिम्ब, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है ड्यू टू एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, ओके। तो होता है क्या, पहले इंजरी होती है, इंजरी की वजह से डीमा होता है, डीमा की वजह से कंपार्टमेंट की हाइपरटेंशन होती है, आर्टियल ओक्लूजन होती है, और मसल की नेक्रोसिस होती है लोअर लिम्स में, ओके, ठीक हो गया। काफ मसल में आपको डिस्टल पल्स फिर भी पॉजिटिव मिलती है। मैनेजमेंट में आ जाती है, मैनेजमेंट क्या होगा, ओके, हाँ, मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट में जनरल मैनेजमेंट है जिसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं कोई नेक्रोसिस इन्फेक्शन की वजह से, कैथेटराइजेशन है, मैनिटोल या डायूरेटिक इस्तेमाल करेंगे ताकि डायूरेसिस हो जाए, ओके, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी है, ओके, ठीक है। मेन जो ट्रीटमेंट है वो आपने डीकम्प्रेशन करनी है। कैसे डीकम्प्रेशन करोगे, फेशिया को काटोगे, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल फेशियोटमी, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद वीनस डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। वीनस डिसऑर्डर के अंदर पहला है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन ज़्यादातर ओके लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होती है। रिस्क फैक्टर क्या होती है, फीमेल है, प्रेगनेंसी के अंदर, या इरेक्ट पोस्टर के अंदर, या ट्यूमर की वजह से। अब आपको पता है कि वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं ताकि यूनि डायरेक्शनल फ्लो कर सके, लेकिन ज़्यादा अगर प्रेशर लेने की वजह से वाल्व डैमेज हो जाती है और वेन्स की टॉर्शियसिटी हो जाती है। टॉर्शियस डायलेटेड वेन उसको बोलती है वेरिकोस वेन, डायलेटेड टॉर्शियस वेन को वेरिकोस वेन कहते हैं। इसमें आपको ड्रैगिंग पेन देखने को मिलता है, पोस्चुरल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलती है, लेग्स में हैवीनेस मिलती है, नाइट टाइम क्रैम देखने को मिलती है। क्रैम क्या होता है, एकिंग पेन होती है इन द लेग एट द एंड ऑफ द डे। एडिमा लोअर लिम्ब का देखने को मिलेगा, इचिंग देखने को मिल सकती है, फीट की डिस्कलरेशन या अल्सरेशन भी देखने को मिल सकती है, बंदे का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्जिमा और लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है। सिम्पटम कैसे रिलीव होंगे, जब हम एलिवेशन करेंगे टांग की या कंप्रेशन होजरी इस्तेमाल करेंगे, लेग वेयर को बोलते हैं होजरी, ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिनेरियो में जो टॉर्शियस सॉफ्ट प्रोमिनेंस है फ्रॉम द अबव राइट नी, ओके, और ये पेन और डिस्कम्फर्ट कराती है चलने के वक्त और रिलीव हो जाती है और लाइंग डाउन। तो डायग्नोसिस क्या है, वेरिकोस वेन है, डायलेटेड टॉर्शियस वेन होती है, ओके। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, बर्निंग और सेंसरी नर्व इंजरी हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन सेंसरी नर्व को डैमेज कर सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है रिटेंशन की वजह से, स्टेसिस की वजह से, और डिजीज वापस आ सकता है, रिकरेंस हो सकती है, ओके। असल में सर्जरी की ऑप्शन वैसे लिखिए। अब सर्जरी के ऑप्शन दो तरह के होते हैं, ओपन सर्जरी और एडजंक्टिव सर्जरी है, ओके, ठीक है। तो जो ओपन सर्जरी के अंदर क्या होगा, सैफ्नो फीमोरल लाइगेशन है और ग्रेट सैफनेस वेन स्ट्रिपिंग है, या सैफ्नो, ओके। आपको पता है कि जो ग्रेट सैफनेस वेन है उसने कहाँ खत्म होना होता है, उसने फीमोरल वेन में खत्म होना होता है। तो ग्रेट सैफनेस वेन को स्ट्रिप करेंगे और लाइगेशन कर देंगे सैफना फीमोरल की। या जो स्मॉल सैफनेस वेन है उसने पोप्लिटियल में आके खत्म होना होता है, तो सैफनो पोप्लिटियल जंक्शन की लाइगेशन करेंगे और स्मॉल सैफनेस वेन की स्ट्रिपिंग करेंगे। एडजंक्टिव के अंदर फ्लैपेक्टमी और परफोरेटर लाइगेशन आ जाएगा। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन टू द सर्जरी, सर्जरी कब नहीं करेंगे, जब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। और पोस्ट ऑप केयर क्या होगा, कंप्रेशन बैंडेज लगाना, लेग की एलिवेशन करना और एनसेड आपने देने होते हैं, ओके। मोस्ट कॉमन सिम्पटम इन वेरिकोस वेन, तो डल एकिंग पेन होता है एट द एंड ऑफ द डे, डल एकिंग पेन इन द वेन्स विद प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, तो ये आपको दिन खत्म होने के बाद आपको देखने को मिलता होता है। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट वेरिकोस वेन का, ओके। तो वेरिकोस वेन में हैवीनेस आपको देखने को मिलती है। वेरिकोस वेन के साइंस क्या होते हैं, डिस्ट्रेस नॉक्टर्नल क्रैम्प्स या फीलिंग ऑफ हैवीनेस होती है, प्रोराइटिस होता है, ओके, पेडल एडिमा होता है, चैंपियन बॉटल डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती होती है, ओके, ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस एक्जिमा हो सकता है, जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, पॉजिटिव कफ इंपल्स आएगा सैफ्नो फीमोरल जंक्शन के ऊपर, सैफनस वेरिक्स आएगा जो कि वेरिकोसिटी होती है ग्रॉइन के अंदर, जो कि कफ करने पे प्रोमिनेंट हो जाती है, सैफनस वेरिक्स, पॉजिटिव कफ इंपल्स देखने को मिलेगा, एंकल की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस है। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होती है, ओके। सेम इन्वेस्टिगेशन जो डीवीटी के लिए भी होती है, इसमें क्या मिलेगा, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के अंदर मिक्की माउस अपीयरेंस देखने को मिलेगी, लाइक फीमोरल वेन, ग्रेट सैफनेस वेन और कॉमन फीमोरल आर्टरी, ओके। मिक्की माउस अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है, ओके। बाकी एमआर वीनोग्राफी आपने रट्टा मार लेनी है, स्टैंडर्ड वीनस डॉपलर एग्जामिनेशन, एमआर वीनोग्राफी, कंट्रास्ट वीनोग्राफी आ जाएगा, इंट्रावीनस, ओके, या प्लेथिस्मोग्राफी आ जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, ओके, ऑलमोस्ट
तो पहले तो हमने सर्जरी पढ़ी थी। सर्जरी के दो ऑप्शन थे, अब सिंपल मैनेजमेंट में आ रही है। पहला कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव में कंप्रेशन आपने दबाना होता है। ओके, तो इलास्टिक बैंडेज अप्लाई करोगे फ्रॉम अबव या प्रेशर स्टॉकिंग अप्लाई करोगे, लिम्स को एलिवेट करोगे, उना बोर्ड्स लोगे, न्यूमैटिक कंप्रेशन है, इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स है। इसके बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो एंडोथर्मल एब्लेशन है। एंडोथर्मल एब्लेशन दो तरह की होती है। ओके, एंडोवीनस लेजर एब्लेशन होती है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होती है। इसके बाद नॉन एंडोथर्मल नॉन ट्यूमिसेंस एब्लेशन है, जिसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी आ जाएगा, कैथीटर डायरेक्टेड स्क्लेरोथेरेपी आ जाएगा, और तीसरा क्रायोथेरेपी आ जाएगा। सियानो एक्रिलेट एडहेसिव करते हैं। बाकी सर्जरी है, सर्जरी ओपन हो सकती है या एडजंक्टिव हो सकती है। ओपन में सेफ्रोफीमोरल लाइगेशन कब करेंगे, जब ग्रेट सेफरस वेन की स्ट्रिपिंग की है। ओके, जिसकी कॉम्प्लिकेशन एकाइमोसिस होता है। अतः जो स्क्लेरोथेरेपी है, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते होती है, उसमें सोडियम टेट्रा डिकाइल सल्फेट इस्तेमाल करते हैं, इथानोलामीन ओलिएट इस्तेमाल भी करते हैं। जो स्क्लेरोथेरेपी है एक और कंडीशन में भी इस्तेमाल होगी, हेमोरॉइड्स के केस में भी इस्तेमाल होती है, और स्क्लेरोथेरेपी आप इसोफिजियल वायरसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे रट्टा मार लेना। ओके, ऑलमोस्ट हो जाएगा। एक कोकिट एंड डॉट्स ऑपरेशन भी होता है, जिसमें सब फेशियल ऑपरेशन करते हैं। ओके, चलो ठीक है। व्हाट आर द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिकोस वेन। अब वेरिकोस वेन के लिए जो क्लासिफिकेशन होती है, ओके, वो कौन सी होती है? उसका मिमोनिक है सीप क्लासिफिकेशन। सी से क्लिनिकल साइन, ई से एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ए से एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, पी से पैथोफिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। क्लिनिकल के अंदर 6 ग्रेड होते हैं। ओके, और इसमें जो ए होता है, ए इसमें हर एक जो ग्रेड है ना 0 से लेकर 6 तक, उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, ए से सिम्प्टोमेटिक और एस से सिम्प्टोमेटिक है। एटियोलॉजी के अंदर कॉन्जेनाइटल हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है। एक्वायर्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी है। एनाटॉमिकल के अंदर क्या है, सुपरफिशियल है, डीप है, या परफोरेटर है। परफोरेटर इनके दरमियान में होती है। और पैथोफिजियोलॉजिकल में क्या है, रिफ्लेक्स है या ऑब्स्ट्रक्टिव लिगन है। अब जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, जो ग्रेड 0 है, इन सबको ए एंड एस में डिवाइड करते हैं। ए सिम्प्टोमेटिक, एस से सिम्प्टोमेटिक। जो C0 है, C0 कैसे रट्टा माना है? C0 मतलब आपको कोई विजिबल कुछ नजर नहीं आ रहा। C0 नो। C1 टेलेंजेक्टेजिया आपको नजर आएगा, ठीक है। C2 वेरिकोस वेन मिलेगी C2 में। C3 में आपको एडिमा मिलेगा, लेकिन स्किन की चेंजेस नहीं होगी। C4 में स्किन की चेंजेस होगी। C4A स्किन पिगमेंट हो जाएगी। C4B लाइपोडर्मेटोसिस हो जाएगा। C5 स्किन की चेंजेस के अंदर अल्सरेशन होगी, लेकिन हील्ड अल्सरेशन होगी। और अगर एक्टिव हो जाए तो बस C6 है। दोबारा बता दूं, नो तो C0 टेलेंजेक्टेजिया, C1 C2 वेरिकोस वेन, C3 एडिमा लेकिन स्किन की चेंजेस नहीं है। C4 स्किन की चेंजेस है। C4 है पिगमेंटेशन। C4 भी लाइपोडर्मेटोसिस। C5 हील्ड। C6 एक्टिव अल्सरेशन आपको देखने को मिलती है। एक रीजनल क्लासिफिकेशन है। जो रीजनल क्लासिफिकेशन होती है वेरिकोस वेन की, डिपेंड करता है किस वेन को इन्वॉल्व करती है। ग्रेट सैफरस वेन जो कि मीडियल थाई पे नजर आती है। स्मॉल सैफरस वेन पोस्टीरियर लैटरल का काफ पे देखने को मिलती है। ग्रेट सैफरस वेन काफ में और थाई में देखने को मिलती है। एंटीरियर या एक्सेसरी सैफरस वेन होती है, ये लैटरल थाई या काफ में होती है। सैफरस वेरिक्स ये लार्ज पेनलेस डायलेटेड लंप होता है सेफनोफेमोरल जंक्शन के अंदर, ग्रोइंग रीजन के अंदर, जो कि प्रोमिनेंट हो जाता है स्टैंडिंग पे और डिसअपेयर हो जाता है रिकम्बेंट पोजीशन में, और कफ लेने से भी प्रोमिनेंट हो जाता है। ओके, अब इसके कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। ओके, ठीक है। सेफनोफेमोरल जंक्शन को चेक करने के लिए टेस्ट होता है ब्रोडी ट्रेंडिलनबर्ग टेस्ट होता है, जिसमें टेस्ट 1 होता है सेफनोफेमोरल जंक्शन को चेक करने के लिए। ओके, सैफरस वेन सुपरफिशियल फीमोरल डीप है, उनके दरमियान में परफोरेटर होते हैं, तो टेस्ट 2 परफोरेटर के लिए। परथीस टेस्ट, पी से परथीस और पी से डीप में पी आ रहा, तो डीप वेनस सिस्टम के लिए। फिगान एफ से फिगान, एफ पी से परफोरेटर। ओके, श्वार्ट्ज साइन आता है, ये डायलेटेड इनकॉम्पिटेंट वेन को चेक करने के लिए होता है। प्रैट्स टेस्ट, मॉरिसी कफ इंपल्स टेस्ट होता है, और टॉर्निकेट टेस्ट होता है। टॉर्निकेट टेस्ट में क्या होता है, टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं, जो वेन्स अबव होती है टॉर्निकेट से वो फिल हो जाती है, अप होती है, जो बिलो वेन्स होती है वो कोलैप्स हो जाती है। ओके, यानी अगर हमने टॉर्निकेट बांधा, ऊपर वाली वेन्स क्या हो रही है, ओके, सूज रही है, दैट मीन्स ऊपर वाली वेन्स के अंदर क्या है, इनकॉम्पिटेंट वाल्व है, इनकॉम्पिटेंट कम्युनिकेटिंग वेन्स है अबव, ठीक है। अब परफोरेटर्स क्या होते हैं लोअर लिम्स के अंदर, ओके, डॉट्स, बॉयड, कॉकेट और मेर होता है। ओके, डॉट्स क्या होते हैं, मिड थाई में होते हैं, एमडी से रट्टा मारना है, मिड थाई और डॉट्स होते हैं, जीबी से रट्टा मारना है। गैस्ट्रोक्नीमियस के अंदर जो परफोरेटर होता है उसको बॉयड कहते हैं। एलसी लोअर लेग के अंदर जो परफोरेटर होता है उसका नाम कॉकेट होता है, और एएमके से रट्टा मारना है। एंकल के अंदर मई और कस्टर होते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है कि एवी फिस्टुला की एक सीएन के बाद या कंप्रेशन के बाद ब्रेडिकार्डिया होता है, तो उसको बोलते हैं ब्रैन हम साइन करते हैं। ओके, तो वेरिकोस वेन का डायग्नोस हो जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होती है, एंडोथर्मल एब्लेशन होती है, चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से करो
या फिर आप एंडोवीनस लेजर एब्लेशन करो आके। ओके, अच्छा यहाँ पर होमन साइन और हैमन करंट साइन। अच्छा नेक्स्ट पढ़िए डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। इसी में होमन साइन आता है। होमन साइन ये आता है कि काफ में पेन होता है जब हम करते हैं फुट की डोर्सिफ्लेक्शन। जब फुट की डोर्सिफ्लेक्शन की वजह से काफ में पेन होता है उसको बोलते हैं होमन साइन। और दूसरा आता है हैमन क्रंच साइन। इसमें क्रंचिंग साउंड होती है मीडियस्टिनल एम्फिसीमा की वजह से। तो ये बोर हाफ सिंड्रोम में होता है जो कि नीमोमीडियस्टिनम होता है। तो जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है इसमें अर्लीस्ट साइन क्या होता है, काफ की टेंडरनेस होती है। मोस्ट कॉमन पेरिफेरल एनेरिज्म ये पोप्लिटियल आर्टरी का होता है। फोगाटी कैथीटर एम्बोलेक्टमी में करते होते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एम्बोलेक्टमी किस में करते हैं, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में। इन्फ्लेमेशन के 4 कार्डिनल साइन आते हैं, पेन, स्वेलिंग, वार्म और टेंडरनेस। यही 4 चीजें आपको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलती है। तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस लोअर लिम्स का भी हो सकता है, अपर लिम्स का भी हो सकता है। तो लोअर लिम्स का जो होता है वो बेड रिडन हिस्ट्री की वजह से होता है या सर्जरी की वजह से होता है। यूनिलैटरल लेग की स्वेलिंग होती है, पेन, टेंडरनेस और डायलिटेशन देखने को मिलती है। जो अपर लिम्ब का होता है ये प्रोलॉन्ग रिपीटेटिव एक्टिविटीज की वजह से होता है, जिसकी वजह से सबक्लेवियन वेन में डैमेज होता है, जो कि क्लैविकल और फर्स्ट स्ट्रिप इसके दरमियान में से गुजर रही होती है, तो वो डैमेज हो जाती है। इसमें अपर लिम्ब में स्वेलिंग, पेन ये देखने को मिलता होता है। अब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, एफर्ट थ्रोम्बोसिस या पेजेट श्रॉफ्टर सिंड्रोम भी कहते होते हैं। तो इसमें क्या है, लेप्रोटमी हुई है, सर्जरी हुई है और हाउस ऑफिसर ने देखा है कि उसकी स्वेलिंग भी पड़ी है। तो क्या हो गया, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन के लिए मैकेनिकल मेथड है, फार्माकोलॉजिकल मेथड और कुछ एक्सरसाइजेज होती है। मैकेनिकल में इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग आ जाएगा और एक्सटर्नल न्यूमैटिक कंप्रेशन है। इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग और एक्सटर्नल न्यूमैटिक कंप्रेशन है। फार्माकोलॉजी में लो डोज अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन आ जाएगा और पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइजेज है। मैनेजमेंट में क्या होगा, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन चॉइस है। और अगर पल्मोनरी बॉलिज्म है तो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफ है। बाकी कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड, एमआर वीनोग्राफी, असेंडिंग वीनोग्राफी तो करवाओगे। ट्रीटमेंट में क्या होगा, जनरल मैयर है, बेड रेस्ट करवाते हैं। ओके, अंटिल द पेशेंट इज फुली एंटी, जब तक हमने पेशेंट को एंटीकोगुलेट रखना होता है। फिर लेग को एलिवेट कराते हैं 15 डिग्री पे, फिजियोथेरापी कराते होते हैं, कंप्रेशन इलास्टिक स्टॉकिंग देते होते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग देते होते हैं फॉर पोस्ट फिलिबाइटिस चेंजेस लाइक पेन, स्वेलिंग है। ओके, मेडिकल थेरेपी में एंटीकोगुलेंट देते हैं 3 महीनों तक, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर है या कोई एक्सटेंसिव डिजीज है तो 6 महीनों तक देंगे। ओल्डर ड्रग के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन या अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन या वारफेरिन है। न्यू ड्रग के अंदर डेबिकेट्रॉन, रिवरोक्साबान, एपिक्साबान इस्तेमाल होती है। बाकी इन्फीरियर मैंने कहा फिल्टर भी है अगर एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रोफाइलिसिस के लिए देते होते हैं। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से पल्मोनरी बॉलिज्म हो सकता है। ओके, वेरिकोस वेन हो सकती है, क्रोनिक वेनस कंजेशन हो सकती है, पोस्ट फिलिबाइटिस सिंड्रोम भी हो सकता है। ओके, रिकमेंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेंट। ओके, अगर किसी को पहली दफा वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है, रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है लाइक इमोबिलाइजेशन है, ईस्ट्रोजन इस्तेमाल कर रही है, ओसीपी है, सर्जरी या ट्रॉमा है तो 3 से लेकर 6 मंथ। पहली दफा इडियोपैथिक है तो 6 महीनों तक। अगर बार बार हो रहा है तो लाइफ टाइम तक आपने लेना होता है, जिसमें रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, प्राइमरी केस और सेकेंडरी केसेस। अपर लिम्स का बात कर रहे हैं, अपर लिम्ब में क्या होगा, प्राइमरी के अंदर क्या होगा, प्रोलॉन्ग रिपीटेटिव मोशन एक्टिविटी जिसकी वजह से सबक्लेवियन वेन का डैमेज होता है। सेकेंडरी के अंदर कैथीटर या हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। और इन्वेस्टिगेशन कौन से कराओगे, डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। इसके बाद लिम्फेटिक डिसऑर्डर है। लिम्फेटिक डिसऑर्डर, अच्छा यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन बता दूँ तो लिम्फेडिमा की, लिम्फेडिमा जो प्राइमरी लिम्फेडिमा होता है उसको 3 में डिवाइड करते हैं, कॉन्जेनाइटल मेक सिंड्रोम और लिम्फेडिमा टार्डा। एक साइन आता है जिसको बोलते हैं स्टीमर साइन। जो डॉर्सम ऑफ टो होता है ना, डॉर्सम ऑफ टो के बाद जो स्किन है वो पिंच नहीं कर सकते ड्यू टू सबक्यूटेनियस फाइब्रोसिस। ओके, तो उसको बोलते हैं स्टीमर साइन के स्किन कैन नॉट बी पिंच ड्यू टू सबक्यूटेनियस फाइब्रोसिस। तो लिम्फेडिमा आ जाएगा। लिम्फेडिमा में नॉन पिटिंग एडिमा होता है, इसमें आर्टीरियल और वीनस प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, स्वेलिंग होती है लाइक क्लॉथिंग और ज्वेलरी टाइट होना शुरू हो जाती है, कांस्टेंट डल पेन देखने को मिलता है। स्टेमर साइन होता है कि स्किन को पिंच नहीं कर सकते ड्यू टू सबक्यूटेनियस फाइब्रोसिस है। स्किन के अंदर इश्यूज देखने को मिलते हैं। एथलीट फुट होगा तो बैक एक और जॉइंट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओके, एक पेशेंट है जिसमें लेफ्ट आर्म की स्वेलिंग है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी हुई है और रेडियोथेरेपी हुई है, तो डायग्नोस किया तो लेफ्ट आर्म की स्वेलिंग और लिम्फ नोड को निकालने के बाद तो फिर क्या है, लिम्फेडिमा होता है। मैनेजमेंट क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ रूटीन टेस्ट करा लोगे। स्पेसिफिक में जो आइसोटोप लिम्फोस्किंटोग्राफी इन्वेस्टिगेशन में चॉइस है। लिम्फेंजियोग्राफी ये गोल्ड स्टैंडर्ड है लेकिन अब खत्म हो चुकी है। लिम्फेंजियोग्राफी और लिम्फो स्किंटोग्राफी आइसोटोप वाली। बाकी एमआरआई सिटी स्कैन है। मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ओके ओके, मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में पेन को रिलीफ करेंगे, पेन को रिलीफ करने के लिए ओपियाइड्स, स्टेरॉइड्स या टीसीए देते हैं। स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए बेड रेस्ट, लिम्स के एलिवेशन करेंगे, बैंडेजिंग करेंगे, कंप्रेशन है और बेंजोपायरिन है। और सेलुलाइटिस हो गया तो एंटीबायोटिक देते हैं। ओके, बाकी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में बाईपास आ जाएगा। ओके, लाइपोसक्शन है और एक्सीएन सर्जरी है जिसके बोलते हैं लिम्फ रिडक्शन प्रोसीजर। इसमें सिस्ट्रंक तो उसमें भी करते थे, थायरोग्लोसल सिस्ट के अंदर करते थे, देख लेना आप। सिस्ट्रंक, होमन, थॉमसन, चार्ल्स, पता नहीं कौन कौन से बंदों के नाम लिखे हुए हैं।
ओके, कंजर्वेटिव मेन होती है कि पेन को रिलीव करना है, ओपिएट नॉन ओपिएट एनाल्जेसिक स्टीरॉइड देनी होती है, स्वेलिंग को कंट्रोल करना होता है, एंटीबायोटिक देनी है फॉर एपिसोड ऑफ सेलुलाइटिस। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का बाईपास, लिम्फेटिक बाईपास जिसमें ओमेंटल पेडिकल गिलीस इस्तेमाल करते हैं और किन मोथ इस्तेमाल करते हैं, एलवीए और नीलोबोकोविक्स, बड़ा मुश्किल नाम है यार, नीलोबोविक्स है, नीलोबोविक्स। ओके, अब प्रिवेंशन क्या होती है? सबसे पहले प्रिवेंशन के अंदर आपने पेशेंट की एजुकेशन करनी होती है, अर्ली मैनेजमेंट करनी है, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, ट्रॉमा को आपने अवॉइड करना उस एरिया के अंदर, ओके, कि ब्लड उस एरिया में ना जाए, या बीपी, ओके, बीपी टेकन टू द अफेक्टेड आर्म, कभी भी नहीं लेना बीपी उस साइड पर, टाइट क्लॉथिंग को अवॉइड करना और जेंटल एक्सरसाइज करानी होती है। ओके, इस क्वेश्चन में आज आइसोलेटेड स्वेलिंग ऑफ राइट फुट है जो कि प्रोग्रेस कर गई है, स्किन एक्सकोरिएशन है, पिटिंग है, तो ये प्राइमरी लिम्फेडिमा आ जाएगा। ओके, लिम्फेडिमा, तो लिम्फेडिमा में पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे? अपने आर्म्स की प्रोटेक्शन करनी है ड्यूरिंग वॉशिंग और गार्डनिंग, ओके, थिम्बल वेयर करना है ड्यूरिंग स्विंग के कपड़े सीते वक्त, कभी भी नंगे पाँव नहीं दौड़ना, ओके, और प्रोटेक्टिव फुटवेयर पहनना होता है, इलेक्ट्रिक रेजर आपने देना टू डेपिलेट है, स्किन को कभी भी मैसिलेट नहीं करना, ओके, कट्स को फौरन आपने ठीक करना है, और इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे लेने होते हैं, मेडिकल अटेंशन लेनी होती है। इसके बाद फिलारियासिस है। फिलारियासिस में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मैसिव स्वेलिंग होती है लोअर लिम्स की और स्क्रोटम की। सबसे पहले एक्यूट फीचर में फीवर, हेड एक, मलेज देखने को मिलता है, इंग्वानल या एक्सिलरी लिम्फेडिनाइटिस देखने को मिलता है, सेलुलाइटिस देखने को मिलता है, लेग्स का लिम्फेडिमा होता है, हाइड्रोसील टेस्टिस की होती है, ओके, स्क्रोटम की होती है, ओके, और एब्डोमिनल लिम्फेटिक वेरिएसिस होती है जिनको काइल्यूरा और लिम्फ्यूरा बोलते हैं। तो मैसिव स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्ब और स्क्रोटम ये क्या होती है? आपकी फिलारियासिस होती है, मॉस्किटो बाइट की बात होती है, वुचेरिया बंक्रॉफ्टी की वजह से सेकेंडरी लिम्फेडिमा के अंदर होता है। प्राइमरी वाला जो प्राइमरी होता है, मोस्ट कॉमन जो काज ऑफ लिम्फेडिमा तो फिलारियासिस होता है। अगर एडिमा मैसिव हो तो उसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन में नॉक्टर्नल ब्लड स्मेयर कराते हैं जिसको बोलते हैं हम माइक्रोफिलेरिया, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। और ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीफेरियल थेरेपी है जिसमें डाईमिथाइल कार्बामजीन सिट्रेट आ जाएगा। और लिम्फेडिमा को आपने ठीक करना है। ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस इसको बोलते हैं कोल्ड एब्सेस, इसमें नॉन डिपेंडेंट एस्पायरेशन करते हैं, ओके, जी टेप इस्तेमाल करते हैं, इसको कोलर स्टड एब्सेस भी कहते हैं। डीडीज और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, तो टीबी, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और सार्कोइडोसिस हो जाएगा। और इसमें जो लिम्फ नोड होते हैं टीबी में वो मैटेड लिम्फ नोड्स होते हैं, ओके, लो ग्रेड फीवर होता है, लार्ज मैटेड लिम्फ नोड होते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल में, तो ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस होता है। बाकी टीबी वाली इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे, सीबीसी, स्पुटम की स्टेनिंग कराएंगे, जीएन स्टेनिंग इस्तेमाल करेंगे, स्पुटम की कल्चर कराएंगे, लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम, मिडल ब्रूक या माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर है। चेस्ट एक्सरे कराते हैं एपी या लैटरल व्यू में जिसमें हाई एनलार्जमेंट होती है, यूनिलैटरल होती है, बायलैटरल सार्कोइडोसिस में होती है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और इंटरफेरॉन गामा रिलीज जैसे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में कराते हैं, नाथ सीरोलॉजी सब कुछ करा लेंगे। ट्रीटमेंट में क्या होगा? वो टीबी वाले ड्रग्स है, रिफेम्पिन, आइसोनियाज़ोइड, इथेम्ब्यूटल, पिराजिनामाइड, उनकी टॉक्सिसिटी आपको ऑलरेडी आती है। स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस, ओके, स्टेज 1 का मतलब क्या है? अभी इन्फेक्शन और लिम्फेडिनाइटिस है, ओके, यानी लिम्फ नोड अभी हार्ड है, हार्ड नोड है। 2 में पेरिडिनाइटिस है, लिम्फ नोड मेटेड हो जाएगी, चिपक जाएगी दूसरे से। स्टेज 3 में केजियस नेक्रोसिस है जिसको कोल्ड एब्सेस कहते हैं। 4 में कॉलर स्टड एब्सेस आ जाएगा और 5 में साइनस फॉर्मेशन है। कोल्ड एब्सेस, कॉलर स्टड, साइनस फॉर्मेशन है, ओके। अब हम इसके एमसीक्यू पॉइंट को देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लिम्फेटिक डिसऑर्डर लिम्फेडिमा वो फिलारियासिस होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लेग अल्सर तो क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी काज बाय लॉन्ग स्टैंडिंग, ओके। लेग अल्सर क्यों होते हैं? वीनस अल्सर ज़्यादा खड़े होने की वजह से, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी की वजह से। क्लॉडिकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिक्रीज डिस्टल पल्सिस, तो ये लैरिस सिंड्रोम है, ये ऑटोइलिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज अल्सर, वेरिकोज अल्सर तो आपने कंप्रेशन स्टॉकिंग आपने पहनी होती है, ओके, लाइक यहाँ पर था, हाँ, कंप्रेशन स्टॉकिंग है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो फिशियोटमी होती है। मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोस वेन और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस भी है। तो पहले तो सिम्प्टोमेटिक और फिर डीवीटी की ट्रीटमेंट करनी है। डीवीटी इज ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन, सर्जरी आपने नहीं करनी वेरिकोस वेन के लिए। सर्जरी कौन सी है? ओपन सर्जरी, इसमें सैप्नोफिमोरल लाइगेशन और एडजंक्टिव सर्जिकल टेक्निक है। अगर डीवीटी हो गई कभी भी सर्जरी नहीं करनी, पहले डीवीटी को ठीक करना है एंटी कोगुलेंट देके, ओके, सही है। इसके बाद नेक्स्ट है पेल्विक लिम्फ नोड, ओके, पेल्विक लिम्फ नोड इरेडिएशन, ओके, पेल्विक लिम्फ नोड इरेडिएशन, तो इसकी वजह से सेकेंडरी लिम्फेडिमा हो सकता है। फीमोरोपोप्लीटियल बाईपास ग्राफ्ट, ओके, तो ऑटोलोगस सैफिनस वेन ग्राफ्ट आ जाएगा, ओके। फीमोरोपोप्लीटियल के लिए ऑटोलोगस सैफिनस वेन ग्राफ्ट लेती है। फिलारियासिस के लिए क्या होता है? नॉक्टर्नल पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करते हैं माइक्रोफ्लेरिया को देखने के लिए। वेन प्रिजर्व इन वेरिकोस वेन सर्जरी, तो डीप एपिगैस्ट्रिक वेन को प्रिजर्व रखते हैं। 4 सेंटीमीटर की लीगन है वेसल के अंदर, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, तो एंजियोप्लास्टी स्टंटिंग करते हैं। नॉन इन्वेसिव टेस्ट डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है। नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन फॉर वेरिकोस वेन डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होती है। एल्डरली पेशेंट आफ्टर हिप सर्जरी तो डीवीटी हो जाएगा। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का जो ट्रीटमेंट वेजोडाइलेटर होता है,
ओके, ट्रीटमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इमीडिएट फिशोटमी है। पेशेंट टोल्स वंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैप्पी लिया और आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो पहले आपने डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कराना है, ठीक है। पल्मोनरी बॉलिज्म, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड भी करेगी डीवीटी के लिए। पल्मोनरी बॉलिज्म कुड बी प्रिवेंटेड बाय हेपरिन, कॉज ऑफ लिम्फेडिमा इन ओल्ड डायबिटिक विद एंड स्टेज रीनल डिजीज, तो एंड स्टेज रीनल डिजीज की वजह से होगा। कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलेरियसिस, तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ब्लैक सेकंड एंड थर्ड टो यानी गैंग्रीन हो चुका है, ओके, तो आपने रे एम्पुटेशन करनी और एंजियोप्लास्टी करनी है। फीमोरल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन भी है, ओके। पेशेंट वाज प्रिपेयर्ड फॉर लाइगेशन ऑफ सेफना फीमोरल जंक्शन, उसको डीवीटी की हिस्ट्री भी है, ओके। तो सर्जरी पॉसिबल, सर्जरी कभी भी नहीं करनी अगर वेरिकोस वेन और डीवीटी भी हो गई है। सीरल नर्व डैमेज विद शॉर्ट सैपनस वेन, तो शॉर्ट सैपनस वेन की सर्जरी में होती है। लिम्ब सैल्वेज, वैस्कुलर इंजरी पे डिपेंड करता है। पेशेंट अफ्रीका से आया और लिम्ब की स्वेलिंग तो फिलारियसिस है। थ्रोम्बोजाइटिस ओब्लिटरेंट में ट्यूबुलर आर्टरी को इन्वॉल्व करता है। फोगार्टी एम्बोलेक्टमी कैथीटर इम्बोलस को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरिकोस वेन के लिए डॉपलर स्टडी होती है। आईवीसी फिल्टर पल्मोनरी बॉलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। फीमोरल आर्टरी की लाइगेशन है, लाइगेशन ऑफ मिस्ड पल्स इन यानी फीमोरल आर्टरी को लाइगेशन है और पल्स एक्सट्रीमिटी में नहीं आ रही, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, ओके। एओर्टिक रिपेयर है, अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर का साइज है तो आपने सर्जरी करनी होती है। लेडी आफ्टर मास्टेक्टमी, शाइनिंग ऑफ लिम्स और स्वेलिंग है तो लिम्फेंजाइटिस हो गया है, ओके। शाइनिंग ऑफ लिम्स और स्वेलिंग है, लिम्फेडिमा की वजह से लिम्फेंजाइटिस हो गया। मैटल बाल प्रोस्थेसिस है, लिम्फ इस्कीमिया आफ्टर 4 आवर्स है तो एम्बोलेक्टमी करनी है और कैथीटर एसोसिएटेड थ्रोम्बोलाइसिस करनी होती है। ड्रग टू स्टॉप बिफोर सर्जरी, क्लोपिडोग्रिल आपने छुड़वानी होती है। मैनेजमेंट ऑफ वुमेन इन थर्ड ट्राइमेस्टर, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने डुप्लेक्स स्कैन कराना है और ये इंश्योरेंस करानी होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में वेरिकोस में नॉर्मल होती है। मैनेजमेंट ऑफ नॉन पेटिंग एडीमा ऑफ स्क्रोटम और लेग, तो कंप्रेशन एलिवेशन करनी होती है। हाउ विल यू प्रिवेंट इन डीवीटी इन फीमेल विद पेंक्रियाटाइटिस, इसने ट्रैवल भी करना तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की प्रोफाइलैक्सिस ले। काज ऑफ अल्सर इन केस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेरिकोस वेन, तो वीनस हाइपरटेंशन की वजह से होती है। क्लिनिकल टेस्ट फॉर एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया, बेकर साइन होता है, ओके। कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस के लिए सीटी एंजियोग्राफी होती है। क्रश इंजरी के बाद पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पाल्पेबल है। पेन ऑन डॉर्सिफ्लेक्शन, यानी पल्सिस तो पाल्पेबल होती है लेकिन पेन है डॉर्सिफ्लेक्शन पर, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। वेरिकोस वेन के लिए डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है। इस्कीमिक लिम्फ पेन को रिलीफ होता है। क्रिटिकल इस्कीमिक लिम्फ पेन, हैंगिंग लेग आउट ऑफ द बेड या चेयर पे सो जाओ। 10 ईयर ओल्ड विद लिम्फ स्वेलिंग, 3 साल से, नो प्रीवियस सर्जरी है तो ये प्राइमरी लिम्फेडिमा आ जाएगा। सीवियर पेन इन काफ ऑन वॉकिंग है और ठीक हो रहा था तो क्रिटिकल लिम्फ इस्कीमिया आ जाएगा, ओके। अगर पेन नहीं, अगर ठीक हो रहा था तो इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन है, क्रॉनिक लिम्फ इस्कीमिया, ठीक है। और अगर रेस्ट में अल्सर और गैंग्रीन है तो ये क्या आ जाएगा, क्रिटिकल लिम्फ इस्कीमिया। मैनेज कैसे होगा, हैंगिंग लेग आउट ऑफ द बेड है। अफ्रीका से आया, लिम्फ की स्वेलिंग है तो ये फिलारियसिस होता है। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है। नॉक्टर्नल पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराना, डायमिथाइल कार्बामेजिन इस्तेमाल करनी है। वेरिकोस वेन के लिए डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है। फोगार्टी कैथीटर एम्बोलेक्टमी के लिए इस्तेमाल होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फीमोरल आर्टरी की लाइगेशन हुई है, मिस्ड पल्स इन एक्सट्रीमिटी है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, इसका ट्रीटमेंट होता है फिशोटमी होता है।